It's Wednesday, and on Wednesdays I normally come with midweek news session. So midweek current affair session तो है, लेकिन मैंने थोड़ा स्टाइल चेंज किया है as and when we are proceeding. So I'm trying to bring you even if one article, but I'm trying कि मैं उसको आपको इतनी अच्छी तरह समझाऊं कि हफ्ते में चाहे एक आर्टिकल समझो, लेकिन उससे इकोनॉमिक्स कनेक्ट करना इतने अच्छे से सीख जाओ कि उसके बाद से कोई भी आर्टिकल पढ़ो, वहां पे हर जगह आप डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट कनेक्ट करके बहुत अच्छे से समझ पाओ एंड उसके बाद कोई भी आर्टिकल समझने में आपको प्रॉब्लम ना हो. दिस इज माय एजेंडा एंड आई एम सो सॉरी आई कुड नॉट कम ऑन सैटरडे बिकॉज आई थिंक कॉन्स्टेंटली 1 वीक से 10 डेज से सेम बजट की न्यूज, सेम फिजिकल डेफिसिट, एंड आई वाज टू बोर्ड ऑफ द न्यूज़ बिकॉज आई थिंक आप देखेंगे मैंने जितने करंट अफेयर सेशन लिए हैं मैंने उसमें मेजरली ब्रीफ ब्रीफ मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स सभी कवर कर रहे हैं. सो उसमें हम लोग चाहे बोले कि मॉनेटरी पॉलिसी रेट कट करेगी नहीं करेगी, फिजिकल डेफिसिट क्या रहेगा, क्या बजट में रहेगा, बीओपी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, एक्सचेंज रेट बढ़ गया, डॉलर का रेट बढ़ गया, depreciate हो रही है करेंसी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, एंड वी हैव constantly been discussing all this. So I wanted to bring something new also, and at the same time, as viewers, if you can get bored, so even I can get bored while making a video, because वो concept ही ऐसे हो जाते हैं, बहुत repetitive हो जाते हैं. So I didn't want to, and I think I should get done with the justification thing and start sharing my screen. But before that, there's another news. गाइस, सो ऑलरेडी आपको 5 असाइनमेंट्स मिल चुकी हैं, और सीयूईटी और सीबीएसई दोनों की असाइनमेंट चल रही है. 10 10 क्वेश्चंस मैं देती हूँ हर असाइनमेंट में. सो ये जो मेरा पहला सीजन था, दिस विल बी एंडिंग by the time I'll upload the 10th video, or the 10th assignment of both CUET and CBSE, so that आपके पास CUET और CBSE दोनों के ही काफी अच्छे 100 क्वेश्चन बैंक बन गए हैं. उसके बाद हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे एंड देन अगेन वी विल स्टार्ट विद सीजन 2. ये जो आपका बिगिनर लेवल समझ सकते हैं आप, तो आप इंटरमीडिएट लेवल पे आ जाएंगे. इससे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस आएंगे उसके बाद की 10 असाइनमेंट्स में. उसके बाद हम फिर ब्रेक लेंगे एंड फिर मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस आएंगे. सो आई थिंक ये बहुत अच्छा तरीका है. बट जब हम ब्रेक लेंगे तो क्या होने वाला है, ब्रेक का भी प्लान है. देयर इज गोइंग टू बी लॉन्चिंग गुड सीरीज विच इज व्हाट इज. सो आई हैव रियलाइज कि इकोनॉमिक्स पढ़ने का शौक बहुत लोगों को है, एंड इवन इफ यू हैव इकोनॉमिक्स और नॉट, लेकिन ये रहता है कि व्हाट इज फिजिकल डेफिसिट, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, व्हाट इज जीडीपी, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट. So I thought, why not name a series what is, and what is series में सब कुछ आएगा, सब कुछ कवर होगा, एंड डे बाय डे कवर होगा. मंडे टू फ्राइडे रोज 5 वीडियोस आपको मिलेंगी उसकी, डोंट वरी. सो उसके बारे में डिटेल्स मैं आपसे बाद में शेयर करूंगी. एंड आई थिंक विद दैट आई वुड वांट टू शेयर द स्क्रीन एंड लेट्स क्विकली गो अहेड कि हमने क्या करना है आज. सो बेसिकली आप अगर समझेंगे, सो इवन दो ये अगस्त का वीक है, बट अगस्त का फर्स्ट वीक, अगस्त स्टार्ट हो चुका था लास्ट वीक, सो हमने इसको सेकंड वीक रखा है एंड दिस इज अ मिड वीक सेशन. आज का मेन टॉपिक है, मैंने बहुत अच्छा एक आर्टिकल पढ़ा, क्लाइमेट क्राइसिस इज कमिंग फॉर योर सांबर. तो सांबर के लिए क्लाइमेट क्राइसिस, यानी क्लाइमेट क्राइसिस आएगा तो आपके सांबर पे कैसे अटैक होगा. एंड व्हाट इफ आप सांबर खाते भी नहीं हो, आप नॉर्थ इंडियन हो और आपको पसंद भी नहीं है सांबर, तो क्या होने वाला है, आप सबके लिए ही कुछ ना कुछ है, बिकॉज इसका क्रक्स कहीं और जाता है. जिस इज दिस द टाइटल. We are going to talk about pulses and majorly the queen of grains, which is tur dal. तूर दाल को हम अगर नॉर्थ इंडियंस की लैंग्वेज में बोले तो हम अरहर की दाल भी कहते हैं, मतलब हम मेजरली उससे अरहर की दाल बनाते हैं. द सेम दाल वी यूज इन मेकिंग सांबर. ऑल्सो बहुत शौक से नॉर्थ इंडिया में खाई जाती है, राइस के साथ, चपाती के साथ, सब्जी के साथ, अलग अलग नाम होते हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे. सिमिलरली साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर है ये दाल, एंड इसका साइंटिफिक नेम पिजन पी के नाम से जाना जाता है. सो बेसिकली एक इंग्रेडिएंट है जो किचन में नॉर्थ इंडिया से लेके साउथ इंडिया तक बहुत कम ऐसी चीजें होती है जो ओवरऑल, बिकॉज इंडिया इज सच अ डाइवर्स कल्चर एंड इंडिया हैज सच अ डाइवर्सिटी, कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही इंग्रेडिएंट हर जगह मतलब हो सकता है कि कोई एक इंग्रेडिएंट एक जगह किंग क्वीन हो तो दूसरा इंग्रेडिएंट दूसरी जगह किंग क्वीन हो, लेकिन कोई एक ही इंग्रेडिएंट हर जगह कैसे इतना इंपॉर्टेंट हो सकता है, विच इज वाई वी ऑल्सो कॉल इट क्वीन ऑफ ग्रेन्स, विच इज तूर दाल. सो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, बट इकोनॉमिक्स कहाँ है इसमें आपको देखने को मिलेगी बिल्कुल. सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो से. सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि इंडिया जो है ना हमारा, वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन दी वर्ल्ड है. अब अगर मुझे ये पता चल गया है कि इंडिया इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस, सो विद दैट आई वुड वांट टू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, कि ठीक है,
इंडिया प्रोड्यूस भी कर रहा है, कंज्यूम भी कर रहा है। हमने थोड़ा थोड़ा ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पता है, हमें पता है कि हम बिफोर ब्रिटिशर्स केम, तो हम लोग सेल्फ सफिशिएंट थे। ब्रिटिशर्स के आने की वजह से हमें हमारी डिपेंडेंसी हो गई थी इम्पोर्ट्स पे, और ब्रिटिशर्स के जाने के बाद वापस से ही हम सेल्फ सफिशिएंट हुए बिकॉज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन एंड अ लॉट मेनी अदर थिंग्स। लेकिन अब हमें पता है कि इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर है पल्सेस का। अब हम सारी पल्सेस में से भी किसकी बात करने वाले हैं? जैसे कि मैंने आपको कहा, सारी पल्सेस में से भी हम जो बात करेंगे आज, वो बात करेंगे हम तूर दाल यानी क्वीन ऑफ ग्रेन्स की, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। उससे पहले हम ये समझते हैं कि तूर दाल को ओरिजिनेट कहाँ से हुई थी, कहाँ से इसका ओरिजिन था। आपको देखना पड़ेगा, मैंने आपको वर्ल्ड मैप इसीलिए दिया है बिकॉज़ अदरवाइज़ मैं कई लोगों को बोल दूँगी एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, अमेरिका, आप लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं। लेट्स गो थ्रू द मैप। ओरिजिनेट हुई थी ये दाल अराउंड 3000 टू 3500 ईयर्स अगो, ठीक है? एंड एशिया में इसका ओरिजिन है। एशिया से ये ट्रैवल होते हुए गई अफ्रीका, एंड अफ्रीका से फिर ये ट्रैवल होते गई अमेरिका, ठीक है? बेसिक ओरिजिनेट कहाँ पे हुई? एशिया में। एशिया में भी मेजर पार्ट जो इसका कंस्टिट्यूट करेगा वो होगा इंडिया। अब इंडिया का मैप क्यों है यहाँ पे? बिकॉज़ नॉर्थ इंडिया में जो आपको देखने को मिलेगा ना, तूर दाल कहाँ-कहाँ यूज़ होती है? नॉर्थ इंडिया में आपको देखने को मिलेगा, पंजाब में आप जाओगे आपको मिलेगा दाल तड़का। दाल तड़का इज़ वेरी फेमस इवन इन द एंटायर नॉर्थ इंडिया। दाल तड़का इज़ वेरी फेमस। पालक दाल, पंचमेल दाल, हर जगह तूर दाल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसी तरह आप साउथ इंडिया में जाएँगे, साउथ इंडिया में सांबर एक तरह का स्ट्यू है, एंड सांबर हर हाउस होल्ड में खाया जाता है वहां पे। सांबर उनका मेजर, चाहे आप सांबर इडली के साथ खा लो, सांबर डोसा के साथ खा लो, सांबर आप ऐसे ही पी लो, बहुत सारी चीजें होती हैं। वो उनका एक मेजर इंग्रेडिएंट होता है तूर दाल उसमें। सिमिलरली आपका एक पप्पू करके एक रेसिपी होती है साउथ इंडिया की, वहां पे उसमें क्या होता है, इट्स मेड ऑफ टमेटो बटर एंड तुअर दाल। सिमिलरली बहुत सारी और डिशेस होती हैं, अलग अलग नेम होते हैं, लेकिन तूर दाल उनमें एक कॉमन एंड बेस इंग्रेडिएंट रहता है, विच इज वाई इट इज सिग्निफिकेंट टू टॉक व्हाट इज हैपनिंग विद तूर दाल। कुछ तो हो रहा है हमारे इंडिया में बहुत ही मेजर, जिसकी वजह से वी आर टॉकिंग अबाउट इट। वाई आर वी टॉकिंग अबाउट इट? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड सम ऑफ द फैक्ट्स, ठीक है? 82% ऑफ द वर्ल्ड्स प्रोडक्शन ऑफ तूर दाल इज सेंटर्ड इन इंडिया। 82%, okay? Then tur dal is the second most consumed legume in India. तूर दाल सेकंड मोस्ट कंज्यूम्ड है आफ्टर ग्राम यानी चिकपी के बाद, ओके? तूर दाल एक खारिफ क्रॉप है। खारिफ क्रॉप समर क्रॉप कहलाई जाती है, यानी उनका बीज जो है वो बोया जाता है जून एंड जुलाई में, समर में, और उनको हार्वेस्ट किया जाता है अक्टूबर के एंड तक। ये खारिफ क्रॉप्स की प्रॉपर्टी होती है। बट तूर दाल की एक प्रॉपर्टी है कि तूर दाल बाकी खारिफ क्रॉप्स के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा टाइम लेती है हार्वेस्ट होने में। यानी बाकी क्रॉप्स अगर जून जुलाई के में if we sow them and we harvest them by end of October, but it takes longer, and it takes nearly 150 to 240 days, which means कि इसको mature होने में और 5 to 8 months रखते हैं। तो ये 5 to 8 months फील्ड पे रहती है, थोड़ा ज्यादा फील्ड पे रहती है, और जो चीज ज्यादा फील्ड पे रहेगी वो that will be more prone to rainfall conditions, sunlight conditions, temperature conditions, moisture conditions, because field पे जो ज्यादा रहेगा वही तो प्रोन होगा ना पेस्ट अटैक्स एंड ऑल। जो भी जितनी भी खतरा है उस पर ज्यादा खतरा बना रहेगा क्योंकि वो फील्ड पे ज्यादा टाइम है। सिमिलरली ये वाली क्रॉप भी हाईली सेंसिटिव है टू फ्लक्चुएशन इन सनलाइट, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। एंड टूर प्लांट्स क्या होते हैं, आर यूजुअली इंटरमीडिएट। अब इंटरमीडिएट प्लांट्स कौन से होते हैं? इंटरमीडिएट प्लांट्स वो होते हैं गाइस जो क्या होते हैं, ग्रो करते रहते हैं, करते रहते हैं। अब ग्रो करते रहने का मतलब क्या है कि दे कीप ऑन ग्रोइंग एंड फ्लावरिंग, ग्रोइंग एंड फ्लावरिंग। इसका मतलब है कि अपने आप पे उन्हें छोड़ दिया जाए तो वो पेरेनियल ट्रीज बन सकते हैं, ओके? देन ये क्रॉप जो है ये काफी सेंसिटिव है पेस्ट अटैक के, एंड वो वाला जो कॉमन पेस्ट जो इस क्रॉप को ज्यादा हार्म करता है उसको हम कहते हैं मारूका, ठीक है? अब ये डिफिकल्ट है कि हम मैनुअली इस पे पेस्टिसाइड स्प्रे करें, क्यों? क्योंकि ये 6 फीट टॉल तक चला जाता है। हमने कहा ना इट कीप्स ऑन ग्रोइंग ग्रोइंग ग्रोइंग, 6 फीट लॉन्ग टॉल ट्री बन जाते हैं, तो आप हर जगह नहीं स्प्रे कर सकते, तो ये थोड़ी डिफिकल्टी होती है। ये उसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं तूर दाल, ठीक है? अब हमें ये पता चल गया इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। अब हम जो आर्टिकल पढ़ रहे थे उसका एक जिस्ट समझ लेते हैं कि वो किस बारे में है, ठीक है? सो व्हाट इज इट सेइंग? बेसिकली वी आर सेइंग दैट tur is the second most consumed legume in India after gram and staple in kitchens, but for 2 consecutive years its production was hit by rains. So क्या एम है हमारा इसके बारे में बात करने का?
सबसे बड़ा एम यही है, व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट इट, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड मोस्ट ग्रेन है जो कंज्यूम होती है, सेकंड मोस्ट लार्जेस्ट ग्रेन पूरे इंडिया में कंज्यूम हो रही है, एंड वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर ऑफ ग्रेन, स्पेशली पल्सेस। सो इसका मतलब है डिमांड तो बहुत है। अब हमें हर चीज थोड़ा माइक्रो इकोनॉमिक्स कनेक्ट किया करो, मैक्रो इकोनॉमिक्स से हर चीज रिलेटेड है, ठीक है। सो इसका डिमांड काफी है, ठीक है, लेकिन इसका सप्लाई हिट हो गया है क्योंकि रेनफॉल हो रही है 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स से, 2023 2022 में लगातार रेनफॉल से इसका प्रोडक्शन हिट हुआ है। सो what next is following the production losses, retail tour prices rose nearly 60%, यानी 60% से रिटेल के प्राइसेस बढ़े। रिटेल के प्राइसेस कौन से होते हैं? होलसेल के प्राइसेस होते हैं जिसपे बल्क में एक बंदा रिटेल शॉप्स को बेचता है। रिटेल के प्राइसेस वो होते हैं जिसपे रिटेल शॉप से जाके हम खरीदते हैं। तो वो प्राइसेस जुलाई 22 से लेके जुलाई 24 में 2 साल में 60% से बढ़े हैं, ठीक है, तूर दाल का प्राइस। और जो उसकी एवरेज यील्ड है, यानी जितना वो पर एकड़ जो वैल्यू देता है, वो कम हो गई है, ठीक है, कंपेयर टू अदर क्रॉप्स। तो इसका मतलब एक फार्मर जो ग्रो करेगा, यानी वो मेहनत इक्वली कर रहा है हर क्रॉप में, पर जो उसको कम यील्ड दे रही है वो कम ग्रो करेगा, फिर उसका इंसेंटिव नहीं रहेगा ना, वो उधर से मूव होगा धीरे धीरे। चलो, सो अभी क्या कंडीशन है? अभी ये कंडीशन है कि फार्मर्स आर रिलेक्टेंट, एज आई सेड, टू ग्रो तूर, and India is importing from countries like Myanmar, Mozambique, and tour pulses import bill will shoot up because अपने डोमेस्टिक फार्मर ने, इंडिया में देसी डोमेस्टिक फार्मर ने मना कर दिया हम नहीं ग्रो करेंगे। पर क्योंकि ये सेकंड मोस्ट कंज्यूम्ड दाल है, तो इसका मतलब मंगानी तो पड़ेगी क्योंकि डिमांड तो है, कैसे तो सेटिस्फाई करेंगे। अब सप्लाई डोमेस्टिकली नहीं हो रही है क्योंकि एक तो फार्मर्स को पता है कि इसको ग्रो होने में टाइम लगता है, बहुत सारे कंडीशंस है, साथ साथ इसका यील्ड भी कम है, फार्मर्स ने मना कर दिया है। अब इम्पोर्ट करेंगे तो इम्पोर्ट बिल बढ़ जाएगा इंडिया का, ठीक है। सो ये पूरा एक क्रक्स है स्टोरी का, लेकिन ये स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि तूर दाल सबसे पहले क्रॉप ऑफ निग्लेक्ट क्यों है, ठीक है, हम इसको निग्लेक्ट क्यों कर रहे हैं? सबसे पहली बात है, फार्मर्स जो है, फार्मर्स इसे क्यों नहीं ग्रो करना चाहते, आपको ये समझना पड़ेगा। बिकॉज सबसे पहला 2022 एंड 23 में, जैसे मैंने कहा, कॉन्सिक्वेटिवली जो हुआ है वो हिट हुआ रेन से, ठीक है। जैसे कई जगह जहाँ पे ग्रो होता है, आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में। सो बहुत जगह हिट हुई रेनफॉल से। उसके बाद क्या हुआ? फार्मर स्टार्टिंग मूविंग अवे। क्यों मूव अवे हुए? एकरेज कम क्यों की उन्होंने? यानी अगर इतना लैंड था एक फार्मर के पास, पहले वो आपके इतने हिस्से में तूर दाल ग्रो करता था, अब क्या हुआ? लेट मी चेंज द कलर एंड देन टेल यू। अब क्या हुआ? अब वो सिर्फ इतने से हिस्से में तूर दाल ग्रो करने लगा। एकरेज क्यों कम हो गई? इसलिए कम हुई क्योंकि यार एक तो मेहनत भी बराबर लगती है, टाइम भी ज्यादा लेती है ग्रो होने में, मेच्योर होने में, और उसके साथ साथ क्या होता है, यील्ड भी कम है इसकी। तो बेटर है ना बाकी क्रॉप्स की तरफ मूव करें। फार्मर्स ने भी यही सोचा, फार्मर्स स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स राइस, मोर रेम्यूनरेटिव क्रॉप जो उन्हें बेनिफिट ज्यादा देंगी, बी इट राइस, सोयाबीन और कॉटन, ठीक है। सो बेसिकली क्या हुआ, लॉन्गर टाइम लगता है इसे हार्वेस्ट होने में, यील्ड इसकी कम होती है, इसी वजह से कॉन्स्टेंटली इसका एरिया जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है। तो ऑटोमेटिकली आपको पता है, पहले तो एरिया, जो लैंड आप जिस लैंड पे ग्रो करते थे, आपने उसको कम कर दिया, और उस कम लैंड पे भी कोई कंडीशंस ऐसी है रेनफॉल की, कोई गारंटी नहीं है, ऊपर से यील्ड कम है, उस कम लैंड पे भी यील्ड भी कम है और टाइम भी ज्यादा लेती है। सो हर तरफ से हिट हो रही है इसकी क्या? सप्लाई। क्या हिट हुआ है? सप्लाई हिट हुई है, ठीक है। देन अब हमने इंपोर्ट करना शुरू किया मोजाम्बिक एंड म्यांमार से, डिपेंडेंस हो गई है तूर दाल की एज शेयर ऑफ एनुअल डोमेस्टिक कंजम्पशन, हमारी डिपेंडेंस इंपोर्ट पे बढ़ती जा रही है। हमने देखा है डेटा के थ्रू कि 9% थी डिपेंडेंस इंपोर्ट्स पे 2020 टू 21 जो ईयर था, एंड वो रेस होके 21% हो चुकी है। एंड यू कैन सी इट विद द ग्राफ ऑल्सो, क्रॉनिक डिपेंडेंस कितनी बढ़ गई है इंपोर्ट पे धीरे धीरे। एंड तूर वर्सेज अदर क्रॉप्स का अगर आप देखेंगे, if I'll suppose to zoom here, so you can see कि आपका तूर दाल जो है, तूर दाल प्रोडक्टिविटी ग्रेन्स बिटवीन 1950-60 एंड 2010 टू 2020, आपको दिखेगा कि जो एवरेज यील्ड है तूर की वो बहुत लो है एज कम्पेयर टू अदर क्रॉप। सिमिलरली आपको दिखेगा कि प्रोडक्शन जो है वो फ्लक्चुएट हो रही है, प्रोडक्शन कम हो रही है विद टाइम। ऑल राइट, सो अभी क्या मतलब, व्हाट इज इट लाइक, हम अभी तक तो सेल्फ सफिशिएंसी पढ़ते थे, हम पढ़ते थे कि ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से इंडिया तो प्रोड्यूस भी कर रही है, हम तो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। सो अचानक से क्या हो गया कि हम लोग इस
मुद्दे पे आ गए हैं। सो यहाँ पे सिर्फ तूर दाल का केस ही नहीं बात करूंगी, मैं एडिबल ऑयल की बात भी करूंगी। वाई? बिकॉज इम्पोर्ट डिपेंडेंसी हमारी एडिबल ऑयल पे भी बढ़ गई है। नियरली हाफ ऑफ द एडिबल ऑयल दैट वी आर कंज्यूमिंग इज बीइंग इम्पोर्टेड, और बहुत जगहों से इम्पोर्ट हो रहा है। इम्पोर्ट बिल बहुत बढ़ चुका है एडिबल ऑयल में, और सबसे ज्यादा जो हो रहा है वो जो चीप क्वालिटी है पाम ऑयल की, साउथ ईस्ट एशिया से इम्पोर्ट की जा रही है। एंड इसी के साथ साथ इम्पोर्ट में डिपेंडेंसी तो बढ़ी गई है पाम ऑयल की, बट एडिबल ऑयल में ना ये होता है कि आप एक बार को ऑयल सब्सटीट्यूट कर सकते हो कि आप पाम ऑयल ले लिया, अच्छा ये ऑयल ले लिया, अच्छा वो ऑयल ले लिया, लेकिन यू कांट डू इट विद द दाल्स गिवन द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ इंडियंस। अगर किसी चीज में तूर दाल यूज होती है तो तूर दाल ही यूज होगी, अगर सांबर तूर दाल से बनता है तो तूर दाल से ही बनेगा, राइट? दाल तड़का उससे बनती है तो उससे ही बनेगी। सो वी कैन नॉट सब्सटीट्यूट इट दैट इजिली। जो उसका सब्सटीट्यूशन है वो थोड़ा इनइलास्टिक है, ठीक है, एज कम्पेयर टू द एडिबल ऑयल। एडिबल ऑयल के सब्सटीट्यूट्स फिर इजिली कैन बी कंज्यूम्ड, बट तूर दाल में भी इम्पोर्ट डिपेंडेंसी कैसे बढ़ रही है? क्योंकि या तो आप मोजाम्बिक और म्यांमार से करेंगे, पर रिसेंटली क्या हुआ, अब आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, ठीक है? हमने बोला कि डोमेस्टिकली इतने सारे इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, सो कोई बात नहीं, हम इम्पोर्ट कर लेते हैं, बट मोजाम्बिक से रिसेंटली ही आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन लोगों ने एक्सप्लॉइट किया हम लोगों को। यानी जो कंटेनर्स इम्पोर्ट होते हैं, तो एक पूरी डिपार्टमेंट ने बोला कि आप उस पे रैंसम मनी मांगा और बोला कि आप एक्स्ट्रा यूएसडी $70 to $100 दीजिए तो ही हम रिलीज करेंगे कंटेनर। यानी एक तरह से वो एक्सप्लॉइट कर रहे थे, उन्हें पता था कि आप उन पे डिपेंडेंट हैं। तो अब ऐसे में क्या होगा, अगर आप उन पे भी रिलायबल नहीं हो सकते और तूर दाल कहीं और से नहीं मिल रही, ना डोमेस्टिकली ना इंटरनेशनली, तो आप उसका सब्सटीट्यूट ढूंढेंगे, और आप उसका चीप सब्सटीट्यूट ढूंढेंगे। उसका चीप सब्सटीट्यूट जो कि येलो मसूर हम बोलते हैं, ठीक है, पीली मसूर, we call it pili masoor, that is a inferior substitute. If you have read microeconomics, you know inferior goods कौन से होते हैं, यानी जो उससे थोड़े हल्के क्वालिटी के हैं, वो यूएस और कनाडा में बन रहे हैं, फिर आप उस तरफ डाइवर्ट होंगे। सो इस वजह से हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी है वो बढ़ती जा रही है। सो फ्रॉम सेल्फ सफिशिएंसी वी हैव gone towards this thing which is called import dependency. Now what is the final outcome? I'll break the outcome in two scenarios, okay? पहला सिनेरियो है, मैं खाली बात करती हूँ सप्लाई हिट हुई, ठीक है, डोमेस्टिकली मैं बात करूं, मैंने जो पहला पार्ट पढ़ा, डोमेस्टिक सप्लाई हिट हो गई है। क्यों हिट हो गई है? क्योंकि सबसे पहले प्रोडक्शन लॉसेस हो रहे हैं। हमने देखा ना प्रोडक्शन लॉसेस क्यों हो रहे हैं? प्रोडक्शन लॉसेस हो रहे हैं क्योंकि तूर दाल को ग्रो होने में ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है, टाइम ज्यादा लगता है, ऊपर से यील्ड कम होती है इसकी, ऊपर से एकरेज कम हो गई है, जो फार्मर्स है वो मोर रेम्यूनरेटिव क्रॉप्स की तरफ बढ़ गए हैं, इसे ग्रो करना कम कर दिया है, ऊपर से ये सेंसिटिव भी है। इतने सारे रीजंस है जिसकी वजह से इसकी सप्लाई हिट हो गई है। एंड अगर मैं बोलती कि इतने डोमेस्टिक रीजंस है, बाहर से मंगा लो, पर बाहर से भी एक्सप्लॉइटेशन हो रही है, रिलायबिलिटी नहीं है, तो यानी आपकी बेसिकली अगर आप देखोगे सो हमेशा आपकी वाई एक्सिस पे क्या होता है? प्राइस ऑफ तूर दाल, ठीक है, यहाँ पे होता है क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ तूर दाल एंड क्वांटिटी सप्लाइड। अब मैं डिमांड का ग्राफ हमेशा आपको डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है, आपको इतना तो बेसिक आता होगा, आई एम अज्यूमिंग बेसिक आता होगा। जो भी वीडियो पहली बार देखना है, जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड नहीं है उनके लिए बता दूं, डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है प्राइस कम हो रहा है, एंड सिमिलरली प्राइस कम होगा तो आप ज्यादा क्वांटिटी डिमांड करोगे, एंड किसी भी चीज का प्राइस महंगा होता जाएगा तो आप क्वांटिटी कम डिमांड करोगे, जिसकी वजह से उसका डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। एंड सप्लाई हम प्रोड्यूसर के तौर पे देखते हैं, यानी अगर आप प्रोड्यूसर हो तो किसी भी चीज का दाम आपको ज्यादा मिलेगा, आप ज्यादा सप्लाई करोगे, किसी भी चीज का दाम आपको कम मिलेगा, आप कम सप्लाई करोगे। सो इसीलिए सप्लाई आपका अपवर्ड स्लोपिंग होता है। ओरिजिनल सप्लाई ये थी, ओरिजिनल डिमांड ये थी, यानी इक्विलिब्रियम प्राइस जो आपका था तूर दाल का और क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड बराबर थी। अब सप्लाई हिट होने की वजह से क्या हुआ? सप्लाई हिट होने की वजह से आपकी सप्लाई कम हो गई, यानी पीछे की तरफ हो गई, जो नई सप्लाई आई वो यहाँ थी, तो नया जो प्राइस आया वो आपका पहले के प्राइस से बढ़ गया, आपका प्राइस तूर दाल का बढ़ जाएगा क्योंकि उसकी सप्लाई हिट हो गई है। लेकिन ये सिर्फ एक सिनेरियो है। अब मैं आपको इसमें एक एडिशन दिखाती हूँ। एडिशन क्या है? एडिशन ये है कि अब हम इसे पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। ऑल राइट, सप्लाई हिट हुई थी जब, अब हम इसे ओरिजिनल में आपको कलर्स चेंज करके दिखाऊंगी, एंड आई यूज द हाइलाइटर, ओके, आई यूज द येलो फॉर ओरिजिनल। सो दिस वाज द, ओके आई कांट, ओके, ऑल राइट, आई यूज द पेन ओनली। ओरिजिनल सप्लाई इज दिस, ओरिजिनल डिमांड वाज दिस, सो ओरिजिनल प्राइस आपका ये था, ठीक है, आपको पता है। अब मैंने बोला सप्लाई हिट हो गई, सप्लाई हिट हुई, सप्लाई कम हो गई, सप्लाई कम हुई, पीछे आ गए आप, पर डिमांड तो ये थी अभी भी रेड वाली, सो प्राइस आपका बढ़ा, लेकिन थोड़ा बढ़ा, P1 से P2 हुआ, आई एम अज्यूमिंग, ठीक है। बट अब क्या हुआ?
आपने सप्लाई हिट करी, पर हमारी डिमांड का क्या, डिमांड तो बढ़ ही रही है ना। डिमांड क्यों बढ़ रही है? बिकॉज यार एक तो आप देखो, तूर दाल कंज्यूम सेकंड मोस्ट कंज्यूम लेग्यूम है। उसके बाद आप उसका इंफीरियर सब्स्टिट्यूट प्रोवाइड करने की कोशिश करो, जो लोग नहीं लेंगे, लोग उसकी डिमांड और ज्यादा करेंगे, क्योंकि इंडिया लार्जेस्ट कंज्यूमर है पल्सेस का और लोगों की टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हैं। तो जब डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि उनको नहीं मिल रहा जो होने चाहिए, तो प्राइस जो पहले P1 हुआ था, अब वो नए सप्लाई पे, नया सप्लाई ये है, नया डिमांड ये है, प्राइस और ज्यादा बढ़ जाएगा। सो पहले प्राइस P1 था, सप्लाई हिट होने की वजह से थोड़ा बढ़ा, पर डिमांड और ज्यादा बढ़ गई तो प्राइस और ज्यादा बढ़ा। तो कांस्टेंट रेट ऑफ इंक्रीज इन प्राइस को हम क्या कहते हैं गाइस? व्हाट डू वी कॉल? रेट ऑफ इंक्रीज इन प्राइस। ये रेट ऑफ इंक्रीज इन प्राइस ही तो है कि पहले प्राइस P1 था, सप्लाई की वजह से P2 हुआ, और डिमांड बढ़ने की वजह से और P3 हुआ, जिस वजह से आपको देखने को मिलेगा कि इन्फ्लेशन देखने को मिली आपको तूर दाल के प्राइसेस में। आप यहाँ पे देखो ग्राफ में, सोरिंग प्राइसेस, प्राइस आपके तूर दाल के बढ़ गए। फॉलोइंग प्रोडक्शन लॉसेस, रिटेल तूर दाल प्राइसेस रोज नियरली 60%। राइट, वी सॉ दैट 2024 में प्राइसेस कितने बढ़ गए, यानी थोड़े थोड़े बढ़ रहे थे, धीरे धीरे सप्लाई हिट हुई तो थोड़े बढ़े, उसके सॉरी सप्लाई कम हुई तो थोड़े बढ़े, फिर डिमांड और बढ़ी तो और ज्यादा कम बढ़ गए प्राइसेस। ठीक है, सो ये एक रीजन है जो आपको देखने को मिला कि तूर दाल ने हाईएस्ट इन्फ्लेशन देखी है फ्रॉम द बास्केट ऑफ पल्सेस। तूर दाल में इन्फ्लेशन सबसे ज्यादा देखी गई है, ग्राम में उससे कम, उड़द में उससे कम, मूंग में और मसूर में तो सबसे ही कम। सो मसूर का प्रॉब्लम नहीं है, सबसे ज्यादा तूर दाल में इन्फ्लेशन देखी गई है और प्राइसेस उसके बहुत बड़े हैं। मैंने उसके पीछे आपको इकोनॉमिक रीजन दे दिया है। और इसके साथ साथ एक और प्रॉब्लम हुई है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें देखने को मिली है, वो ये है कि लोअर अवेलेबिलिटी। एक तो हमें पता है सप्लाई कम है, डोमेस्टिक भी और इंटरनेशनल भी, और सप्लाई कम होने के साथ साथ प्राइस बढ़ते जा रहे हैं। ये क्या होगा? क्योंकि पल्सेस, वेजिटेरियन लोग जो है, जो वेजिटेरियन डाइट कंज्यूम करते हैं, सी नॉन वेजिटेरियन लोगों को फिर भी न्यूट्रिशन मिल जाता है थ्रू एग्स और चिकन और फिश, जो भी, जो लोग ये खाते हैं उन्हें मिल जाता है। लेकिन जो लोग ये नहीं खाते, जो वेजिटेरियंस है, उनको कैसे न्यूट्रिशन मिलता है? पल्सेस आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ वेजिटेरियन न्यूट्रिशन। सो अब क्या होगा इससे? आपका क्या होगा इससे? आपका न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इंपैक्ट होगी। क्यों इंपैक्ट होगी? तूर दाल की अवेलेबिलिटी नहीं है, ऊपर से प्राइसेस बढ़ रहे हैं, लोग फिर लेंगे नहीं, पर लेंगे नहीं तो और दिक्कत होगी, वो कुछ और सब्सटीट्यूट्स की तरफ भागेंगे, वो उतने न्यूट्रिशनल नहीं होंगे। So that's the reason. That is economics, guys. For all of you, that's economics. सो बट हम हमेशा बोलते हैं मार्केट का, वी लीव इट ऑन मार्केट कंडीशंस, मार्केट डिमांड एंड सप्लाई सिनेरियो तो हमने देख लिया है। अब गवर्नमेंट भी इंटरवीन करेगी ना, मार्केट का ये हाल देख के प्राइसेस इतने बढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है? गवर्नमेंट सबसे पहले मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस ला सकती है तूर दाल पे, ताकि फार्मर्स तूर दाल का एकरेज जो वो कम कर रहे हैं और रेम्यूनरेटिव क्रॉप की तरफ मूव कर रहे हैं, वो ना करें, और वो तूर दाल ग्रो करें, क्योंकि उनको उतनी प्राइसेस दो जो बाकी क्रॉप्स में मिल रहे हैं, ताकि वो करें। उसके बाद गवर्नमेंट स्कीम्स लाती है अलग अलग, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है, ठीक है, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान है। सो या फिर गवर्नमेंट एक बफर स्टॉक भी क्रिएट करके रख सकती है, ताकि जब सप्लाई हिट हो रेनफॉल की वजह से, तो प्राइसेस बहुत ज्यादा ना बढ़े, एंड इट कैन टेम डाउन द प्राइसेस। ऑल राइट, देन इम्पोर्ट अग्रीमेंट कर सकती है मोजाम्बिक, म्यांमार एंड मालावी के साथ, कि भाई आप इतना इतना में इंपोर्ट करोगे और इस पे कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो सकती, इतने प्राइसेस पे इंपोर्ट होगा, आप अग्रीमेंट कर लो। एंड इसी के साथ साथ हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे वर्क कर रहे हैं। सो आईसीएआर ने आपका एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये पूसा में, दिल्ली में। सो इन लोगों ने एक 2016 में अरहर दाल का एक वेरिएंट निकाला था, जो कि कम टाइम में कल्टिवेट हो जाता था और मतलब इतना टाइम नहीं लेता था, एंड यूज्ड टू बी वेरी गुड। ठीक है, सो अरुण जेटली जी गए थे उसको देखने, एंड उसका नाम भी हुआ था, आई थिंक इट्स नेम वाज, या इट्स नेम इज रिटन ऑन द स्क्रीन, पूसा अरहर 16। 16 क्यों? क्योंकि 2016 में वो वैरायटी निकाली गई थी, बट वो वैरायटी उसके बाद कहीं वैनिश हो गई। क्यों वैनिश हो गई? क्योंकि वो पेस्टिसाइड्स से बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव थी, मतलब वो पेस्ट अटैक उसको बहुत जल्दी हो सकते थे, इट वाज नॉट performing that well, because of which it got discontinued, and still the R&D department is working in hoping कि science and technology जैसे जैसे बढ़ती जा रही है और हाइब्रिड वेराइटीज हैं, और इसी वजह से गवर्नमेंट R&D पे और ज्यादा स्पेंड कर सकती है, ताकि हम न्यू वेराइटी लाएं, ताकि तूर दाल भी मिले लोगों को और इतनी प्रॉब्लम्स ना हो। After all this, there's a question which I want to put up to all of you. Okay, will duty, अगर मैं ड्यूटी फ्री imports कर दूं, अगर मैं imports ना तूर दाल के ड्यूटी फ्री कर दूं, यानी प्राइसेस कम, इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। इम्पोर्ट ड्यूटी क्या होती है कि अगर तूर दाल मैं मोजाम्बिक से मंगा रही हूँ 100 रुपए की, और इम्पोर्ट ड्यूटी उस पर लगा रही हूँ 30 रुपए की, यहाँ पे आके हमें 130 की पड़ेगी। अगर मैं इम्पोर्ट ड्यूटी हटा दूं बिल्कुल, तो 100 रुपए की हो जाएगी।
तो क्या वो चीज हमें हेल्प करेगी? अब यहाँ पे ना एक फोटो है डबल एज स्वॉर्ड की, इसका आंसर सोचना, पॉज करना वीडियो, सोचना अच्छे से, बट आई विल गिव यू द आंसर। आंसर क्या होगा इसका? बेसिकली इट विल टेम डाउन द प्राइसेस फॉर अ वाइल। ओके, इट विल, नो डाउट इट विल टेम द प्राइस फॉर अ वाइल, लेकिन उससे दो चीजें होंगी। सबसे पहला होगा, इमेजिन अगर डोमेस्टिक फार्मर है हमारा, आपको इंपोर्ट के प्राइसेस जो है वो कम हो गए। डोमेस्टिक फार्मर कहेगा मेरे को पहले ही कोई बेनिफिट नहीं हो रहा इसको तूर दाल को ग्रो करने का, मैं रेम्यूनरेटिव क्रॉप की तरफ बढ़ू। ठीक है, क्यों डोमेस्टिक फार्मर ऐसा कहेगा? क्योंकि एक तो टाइम ज्यादा लेती है, ठीक है, यील्ड कम देती है, और ऊपर से अब प्राइजेस भी नहीं चार्ज कर सकता मैं इससे, प्राइजेस भी कम है क्योंकि इंपोर्ट वाले ले लेंगे लोग। तो मैं इसे ग्रो ही क्यों करूं? अगर मेरे लैंड पे इतनी जगह मैं तूर दाल को दे रहा हूँ, तो इतनी जगह मैं किसी और रेम्यूनरेटिव क्रॉप को देता हूँ, कॉटन को देता हूँ, राइस को देता हूँ, सोयाबीन को देता हूँ, जल्दी ग्रो भी होंगी और पैसे भी मिलेंगे, राइट? तो जो डोमेस्टिक फार्मर है आपका, ही विल मूव अवे, जिसकी वजह से आपकी डोमेस्टिक प्रोडक्शन हिट हो जाएगी और आपके प्राइसेस जो है वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि डोमेस्टिकली नहीं हो रहा तो इम्पोर्ट प्राइसेस भी आफ्टर ऑल दे विल चार्ज इम्पोर्ट्स पे। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ विच आपकी जो लॉन्ग टर्म में इन्फ्ले आपने चाहे प्राइसेस टेम डाउन करने के लिए ये किया था, बट लॉन्ग रन में आपकी इन्फ्लेशन बढ़ेगी, और साथ साथ क्या होगा, आपका इम्पोर्ट बिल बहुत बढ़ेगा। एंड जहां आप सेल्फ सफिशिएंट थे पहले इस प्रोडक्शन में, अब आप कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाएंगे इम्पोर्ट्स पे। एंड इम्पोर्ट बिल बढ़ने से क्या होगा? इम्पोर्ट बिल से आपका बीओपी अफेक्ट होगा एंड बहुत सारी चीजें। सो इट विल इन द लॉन्गर रन, शॉर्ट रन थोड़े टाइम इट विल टेम डाउन द प्राइसेस, बट इन लॉन्ग रन इट विल नॉट हेल्प यू, इट विल नॉट हेल्प द इकोनॉमी इन बोथ वेज, बी इट प्रोडक्शन, बी इट इम्पोर्ट बिल, बी इट गवर्नमेंट वाइज, फार्मर वाइज। ना फार्मर को मदद हो रही है, ना गवर्नमेंट को मदद हो रही है, ना इकोनॉमी को मदद हो रही है, ना इकोनॉमी के बैलेंस ऑफ पेमेंट को मदद हो रही है, प्राइसेस को हेल्प नहीं हो रही। सो इट विल नॉट हेल्प एनीबडी। And I think that's it for the session. I really hope that you liked this session and you liked the newness in our, basically newness of the theme that I'm trying to bring. Because see, what I'm doing is I'm trying to experiment with the topics and I'm trying to indulge deeper into the topics. So rather than covering 3 topics in a day, I'm trying to cover even if one topic, but to indulge very deeply into the topic so that आपको पता है next time आपको कोई topic पढ़ना है, आपको ऐसे ही सोचना है। आपको मार्केट सिनेरियो सोचना है, डिमांड एंड सप्लाई सिनेरियो सोचना है, फिर आपको गवर्नमेंट इंटरवेंशन सोचना है, फिर और क्या कर सकते हैं सोचना है, और अगर आप कोई सोल्यूशन प्रपोज करते हैं, विल इट वर्क, ऐसे सोचना है। So this is going to be the scenario and I'm trying to improve, and please contribute in this improvement. How? By communicating, guys. In every video towards the end I always say communication is the key, because screen के इस side और screen के उस side मैं आपको नहीं देख पा रही, जबकि आप मुझे देख पा रहे हो। तो जब तक मुझे आप नहीं बताओगे आपको क्या चाहिए, मैं हमेशा कहती हूँ मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, इवन दो मैं गेज कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा कि आपको क्या अच्छा लगेगा, बट स्टिल आपको वो वैलिडेट करना होगा, या फिर अगर वो नहीं अच्छा लग रहा और कुछ बेटर हो सकता है, वो मुझे कम्युनिकेट करना पड़ेगा आइदर थ्रू ईमेल या टेलीग्राम ग्रुप पे। बताइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर ही है टेलीग्राम ग्रुप का, प्लीज उसे ज्वाइन करो, कुछ भी लगता है बताओ, पीडीएफ इसकी यही मिल जाएगी, वहीं पे मिल जाएगी आपको। एंड और क्या चाहिए मुझसे, प्लीज कीप लेटिंग मी नो। एंड गाइस, जो व्हाट इज सीरीज आ रही है ना, व्हाट इज दिस व्हाट इज दैट, तो उसमें आप क्या किस किस चीजों के बारे में जानना चाहते हैं, लाइक व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट प्राइमरी, या कुछ और जानना चाहते हैं, so keep sending me the questions and I'll definitely bring a separate video on your queries. Till then, take care, I'll see you next time, and thank you so much for pouring so much of love to Equipoise classes. It really truly from the bottom of my heart means a lot. I'm very grateful to each and every one of you. Keep liking the videos or disliking if you don't like it, but show some engagement, that how are you, feeling from the videos. So thank you so much. Take care, guys, and bye bye.